नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पे। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत हाईकोर्ट से 2 साल जेल की सजा, 15,000 रुपए के बॉन्ड पर मिली बेल। कांग्रेस देगी फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती, बीजेपी ने राहुल पर साधा निशाना। वो तो चाहते हैं कि राहुल गांधी को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए, वो गाली पढ़ते रहे। ये तो नहीं हो सकता ना। हंगामे के बीच बगैर बहस के आज शाम ही पारित हो सकता है बजट। संसद सुचारू तरीके से चलाने की सभी कोशिशें नाकाम, नहीं बनी सहमति। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव, मिड और स्मॉल कैप शेयरों में बदलाव, बैंकिंग, रियलिटी, आईटी में बिकवाली। सेंसेक्स 279 और निफ्टी 75 अंक गिरा। आज से खुला एचएएल का ओएफएस, फ्लोर प्राइस 2450 रुपए प्रति शेयर। नॉन रिटेल हिस्सा पूरा भरा, कल से रिटेल निवेशक लगा सकेंगे पैसा। फिर सताने लगा है कोरोना का डर, पूरे देश में एक दिन में 1300 नए मामले, अकेले महाराष्ट्र में मिले 300 नए केस। सरकार ने सतर्क रहने को कहा। हवाई सफर में फिर बदतमीजी, फ्लाइट में दारू पीकर सवारियों ने केबिन क्रू से गाली गलौज की। खबरों की शुरुआत राहुल गांधी से करेंगे। राहुल गांधी को 2019 के मानहानि केस में 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। सूरत की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल को इंडियन पीनल कोड की धारा 499 और 500 के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने सजा सुनाने के बाद 15,000 की सिक्योरिटी पर राहुल गांधी को बेल भी दे दी और राहुल को अपील का मौका देते हुए 30 दिन के लिए सजा को सस्पेंड भी कर दिया। राहुल के खिलाफ सूरत वेस्ट से बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी ने मानहानि का यह केस दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में लोकसभा चुनाव की रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि क्यों सारे चोर अपने नाम में मोदी रखते हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो। सजा सुनाते वक्त राहुल गांधी खुद सीजीएम एचएच वर्मा की अदालत में खुद वो मौजूद थे। बचाव पक्ष के वकील किरीट पवाला ने कहा कि अदालत में उन्होंने जो तर्क रखे उन पर ध्यान नहीं दिया गया। मोदी नाम की कोई कम्युनिटी नहीं है। जिस व्यक्ति ने केस दायर किया है उनका असली सरनेम भी मोदी नहीं बल्कि भूत वाला है, जिसे उन्होंने बाद में बदल कर मोदी करवाया है। बचाव पक्ष ऊपरी अदालत का दरवाजा अब खटखटाएगा। इस बीच अदालत से सजा के बाद राहुल गांधी में महात्मा गांधी का एक कथन ट्वीट किया है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। महात्मा गांधी। तो वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरे भाई ने ना कभी वो डरे हैं ना कभी वो डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम जानते थे कि यह होगा क्योंकि जज बदले जा रहे थे। हम कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे, न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है। मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था। लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को मानहानि की सजा पर आपत्ति है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी के लिए कुछ भी बोलने की आजादी हो। वो तो चाहते हैं कि राहुल गांधी को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए, वो गाली पढ़ते रहे। ये तो नहीं हो सकता ना। अगर देश में कानून का राज है तो कानून का राज चलेगा। इसलिए आज मुझे सबसे आश्चर्य लगा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के कमेंट पर। क्या कह गए कि कोर्ट को बार बार बदला गया। यू डोंट ट्रस्ट द कोर्ट ऑल्सो। कांग्रेस पार्टी एक न्यायपालिका को भी अपने जेब में रखना चाहती है।
अब इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा के बाद सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि क्या उनकी संसद सदस्यता भी जाएगी। इस मामले पर क्या कहता है कानून, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं विपिन भट्ट। विपिन जी, समझाएं जरा, आगे हो क्या सकता है, कानून क्या कहता है अब इस पूरे मामले पर? जी हाँ, तो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाएगी। तो आइए समझते हैं कि टेक्निकली, कानूनी रूप से अब यहाँ पर आगे होगा क्या, एक एक करके देखते हैं। तो देखिए क्या है नियम, 2 स्थितियों में उनकी सदस्यता जा सकती है। अब वो 2 स्थितियां क्या होंगी, एक एक करके समझते हैं। पहली ये है कि दोष जो है वो आरपीए यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट की धारा 8(1) में लिस्टेड होना चाहिए। कई सारी लिस्टिंग है इसमें, मसलन आपने कोई ऐसा वैमनस्यता फैलाने वाला भाषण दिया है, कुछ घूसखोरी की है, वो सब यहाँ लिस्टिंग में है। आरपीए, जैसा मैंने कहा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसकी धारा में ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन क्या जिसके तहत राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है, यानी मानहानि, जो कि 499 और 500 आईपीसी इंडियन पीनल कोड की ये धाराएं हैं, ये उस लिस्ट में नहीं है आरपीए की। तो टेक्निकली अब ये हुआ कि भाई इसके तहत तो नहीं हो सकता। दूसरी स्थिति क्या है कि उनको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो। तो अब यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है, सजा तो उन्हें 2 साल की हुई है और उससे ज्यादा की नहीं, लेकिन क्या अब इस 2 साल की सजा में उनकी सदस्यता जाएगी? अब क्या होगा देखिए आगे। इसके आगे राहुल गांधी के लिए क्या रास्ते बचते हैं, मतलब थोड़ी तलवार है अभी। दोष सिद्ध होने के 3 महीने तक वो सुरक्षित है, यानी कन्विक्शन के 3 महीने के अंदर, आज उनको सजा सुनाई गई है, आज उनका दोष सिद्ध हुआ है, 3 महीने तक तो सुरक्षित है, अभी उनकी सदस्यता नहीं जा रही। 3 महीने में दोष सिद्धि पर उन्हें स्टे लेना होगा, यानी कि जो उनकी सजा हुई है एक तो वो चीज है, और जो कन्विक्ट हुए हैं वो दूसरी, यानी दोष सिद्धि, उस पर उन्हें स्टे लेना होगा। इसको भी और आगे समझिए कि क्या दोष सिद्धि और सजा में अंतर है। मतलब एक तो वो कन्विक्ट हुए हैं कि भाई आपने ये जुर्म किया है, और उसके ऊपर आपको 2 साल की सजा, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तो जो दोष सिद्धि है, जो कन्विक्शन है, उस पर उन्हें स्टे लेना होगा। सिर्फ सजा निलंबित करवाना काफी नहीं होगा। मान लीजिए कि उनको अभी बेल तो मिल गई है, आगे के कोर्ट में वो सजा भी निलंबित हो जाए कि नहीं दे रहे आपको सजा, लेकिन क्या दोष मुक्त हो गए? अगर हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो दोष मुक्ति 3 महीने के अंदर नहीं होती है, वो कन्विक्शन का चार्ज उन पे से नहीं हटता है, तो फिर सदस्यता पर खतरा रहेगा। कानून ने ये चीजें निकल कर आई। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए और इतने अच्छे तरीके से इसको समझाने के लिए विपिन जी आपका। और राहुल गांधी को सजा से क्यों है खफा कांग्रेस, इसका क्या होगा सियासी असर? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात संसद के हाल की। दरअसल संसद में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्षी दल अदानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़े रहे, जबकि बीजेपी विदेश में दिए गए बयान पर राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ी रही। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, बाद में राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 6 बजे तक के लिए स्थगित की गई। हंगामे के बीच आज शाम को ही बजट लोकसभा में पारित हो सकता है। संसद पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हैं लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण जी, सरकार आज बजट पारित कराने की कोशिश में है, क्या लगता है संसद सुचारू तरीके से ये चला पाएगी या कर पाएगी? देखिए, आमतौर पे बजट तो पास तभी कराया जाता है जब संसद सुचारू तरीके से चल रहा होता है। खासतौर से फाइनेंस बिल को लेकर ऐसी परंपरा रही है, लेकिन जो आज संभावनाएं बन रही उसके तहत मुझे नहीं लगता कि सुचारू तरीके से चल रहा हो संसद और तब बजट पास हो। सरकार ने एक सप्लीमेंट्री एजेंडा शामिल किया है लोकसभा की कार्रवाई में, जिसमें बजट को शामिल किया है, फाइनेंस बिल को शामिल किया है। और फाइनेंस बिल को आज शाम 6 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी तो फाइनेंस बिल को वित्त मंत्री लाएंगे पारित कराने के लिए। उस वक्त अगर हंगामा जारी रहा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हंगामे के बीच ही बगैर किसी बहस के सरकार इस बजट को पारित करा लेगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही कम मौके होते हैं, मुश्किल से मुझे लगता है 6-7 मौके ऐसे आए हैं पिछले इतिहास में जब बगैर बहस के बजट पास हो गया हो। तो आज शाम लोकसभा से बजट पारित होने की पूरी संभावना दिख रही है बगैर बहस के और हंगामे के बीच में। अगर लोकसभा से पारित हो जाता है फिर इसे कल राज्यसभा में रखा जाएगा और राज्यसभा से वापस आने के बाद
बजट पारित माना जाएगा। इसका एक संकेत ये भी माना जा रहा है कि शायद फाइनेंस बिल पारित करने के बाद सरकार संसद का जो इस बजट सत्र है उसको छोटा कर दे और समय से पहले इसे खत्म कर दे, क्योंकि जो सहमति बनाने की कोशिश है वो बिल्कुल नाकाम होती जा रही है। लोकसभा में भी सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक हुई, कोई सहमति नहीं बनी। राज्यसभा में भी सभापति ने आज तीसरी बार बैठक बुलाई, तब भी कोई सहमति नहीं बनी। राहुल गांधी के माफी के नाम पर भाजपा अड़ी हुई है, तो अदानी वाले मामले पर जेपीसी बैठाने की मांग को लेकर के कांग्रेस अड़ी हुई है। तो ये सहमति नहीं बनता दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद हंगामा जारी रहे और संसद का सत्र समय से पहले खत्म हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और संसद के बाद अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बाजार की, जहां वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में आज उतार चढ़ाव रहा। इस उतार चढ़ाव के बीच बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 279 अंक गिरकर 57,925 पर बंद हुआ, तो वही निफ्टी 75 अंक गिरकर 17,077 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा बिकवाली आज बैंकिंग, रियलिटी, IT शेयरों में रही। FMCG, फार्मा, मेटल इंडेक्स हल्की बढ़त पर आज बंद हुए। बाजार का पूरा हाल समझेंगे सुमित से। सुमित, बताइए बाजार के आज के हाईलाइट्स क्या क्या रहे? देखिए, आज मार्केट्स में क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन था तो भारतीय बाजारों में एक वोलेटाइल सेशन बनता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पे शुरुआती कारोबार में भारतीय बाजार बेटर साइड पर थे। एक अच्छी तेजी भी देखने को मिली फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में हैवी सेल ऑफ ऊपरी स्तरों से, और उस वोलेटिलिटी के बीच में इंडेक्स में एक लाल निशान के अंदर क्लोजिंग या डीप रेड में आके जाके क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर था मिड कैप में, स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत बाइंग आज दिख रही थी आपको, फार्मा में, मेटल में, FMCG में जहाँ पर कुछ खरीदारी थी, लेकिन प्रेशर था IT में, बैंक्स में, स्पेशली PSU बैंक्स में, जहाँ पर तेज बिकवाली के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल एक वीक साइड पे सेशन, वोलेटिलिटी के बाद वीक साइड पे सेशन जाकर इंडेक्स में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का आज किस तरीके का हाल रहा? कहाँ तेजी, कहाँ सुस्ती? देखिए, आज अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो इंडेक्स में सबसे ऊपर नाम आपको दिखाई पड़ेगा मेटल के सिलेक्टिव स्टॉक्स का, जिसमें हिंडाल्को करीब 1.5% की तेजी में, मारुति प्राइस हाइक की खबर के बाद 1.5% ऊपर, नेस्ले 1.25% ऊपर, और ONGC करीब 1% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, HCL टेक, एशियन पेंट्स करीब 1.5 से लेकर 2% तक का फॉल यहां पर। मिड कैप में APL अपोलो, प्रेस्टीज लास्ट आवर में एक स्पाइक यहां आता दिखाई पड़ा, ऑयल कंट्री टबूलर और ABB करीब 1.5% की तेजी यहां देखने को मिली। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में फीनिक्स मिल्स, पेज इंडस्ट्रीज, वोडाफोन और AB कैपिटल करीब 1.5% का फॉल यहां पर देखने को मिला। बैंकिंग में प्रेशर था तो बैंक ऑफ बड़ौदा इस दबाव में रहा, करीब 3% की, PNB, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक करीब 2% की बिकवाली यहां देखने को मिली। और प्रेशर रियल एस्टेट में शोभा लिमिटेड 3.5% नीचे लगातार दूसरा दिन, जबकि प्रेशर मैक्रोटेक 2% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2% नीचे और ओबरॉय रियल्टी करीब 1% का फॉल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन एक्सपायरी का दिन था तो एक हेवी वोलेटिलिटी आज इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए आपका सुमित। और ये तो रही मार्केट की बात। आने वाले दशक में मेटल कंपनी का मुनाफा अच्छा होगा, ऐसा कहना है डायमेंशन कंसल्टिंग के CEO अजय श्रीवास्तव का। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेटल कंपनियों की डिमांड और डिविडेंड यील्ड बेहतर रहेंगे, इसलिए गिरावट में मेटल में निवेश करना फायदेमंद होगा। कैपिटल इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि नई माइंस को ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ओल्ड माइंस, ओल्ड मेटल प्लेयर्स के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगले दशक तक ये बेहतरीन प्रॉफिट कमाएंगे, और सबसे बड़ी बात मोस्टली डीलेवरेज है और डिविडेंड यील्ड बेहतरीन डिविडेंड। और ये सब प्रोमोटर्स, आप चाहे विदेश में देख लीजिए चाहे इंडियन कंपनी देख लीजिए, डिविडेंड हर क्वार्टर पर डिविडेंड आता है आपको, का रीजन कोई भी हो कि प्रमोटर को लोन चुकाना है या अपने लिए पैसा चाहिए, जो भी है, बट डिविडेंड आ रहा है। इस कंपनियों को डिमांड के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं, कि यही डिमांड रहेगी और नई सप्लाई नहीं आएगी तब भी बहुत प्रॉफिट कमाएंगे ये कंपनियां। तो उसको लहजे को देखते हुए ये एक सेक्टर है जहां पे कंपटीशन नहीं नया आ रहा है, और अगले दशक में बेहतरीन कैश फ्लो आएंगी इस कंपनीज की। प्रॉफिट तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा मैं नहीं जानता हूं कितना बढ़ेगा, बट कैश फ्लो बहुत बेहतरीन होंगी जो डिविडेंड मिलेगा आपको। तो कैपिटल देखिए, डिविडेंड देखिए, डटे रहिए, करेक्शन पे खरीदिए, इसको इनकैश करने का कोई फायदा नहीं है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इन दिनों हवाई यात्रियों की बदसलूकी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इंडिगो की दुबई से मुंबई आ रही फ्लाइट में 2 यात्रियों ने शराब पीकर हंगामा किया। इन लोगों ने विमान में सवार होने से पहले ड्यूटी फ्री शराब खरीदकर और विमान में बैठकर पीना शुरू कर दिया।
को पैसेंजर्स के मना करने पर इन लोगों ने उन पर बोतलों से हमला करने की कोशिश की और क्रू मेंबर्स के साथ भी बदसलूकी की। दोनों यात्रियों को फ्लाइट से उतरते ही सीआईएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि ये दोनों ही यात्री मुंबई के रहने वाले हैं। फ्लाइट में बदसलूकी की ये इस साल की 7वीं घटना है। इससे पहले न्यूयॉर्क से दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट में शराब के नशे में यूरिनेट करने और लंदन मुंबई एयर इंडिया फ्लाइट में एक यात्री के स्मोकिंग के कर और दरवाजे खोलने जैसे मामले सामने आ चुके हैं। भारत में एक बार फिर कोरोना के मामलों ने डराना शुरू कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि पिछले लगभग 140 दिनों के बाद देश में एक साथ कोविड के 1300 मामले सामने आए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से औसतन करीब 888 कोरोना के नए मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो सरकार भी कोविड से निपटने के लिए फिर से एक्टिव हो गई है। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें पीएम ने साफ कहा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, सभी सतर्कता बरतनी जानी चाहिए, जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने और कोविड के समय जारी गाइडलाइन का पालन फिर से करें। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित है। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच है जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली हस्तियों के साथ लाते हैं। इस साल की थीम है रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की। ऐसे ही एक शख्स हैं इंद्रपाल बत्रा, जो अब गौरैया के दोस्त के तौर पर मशहूर हैं। सुबह सुहानी लगती है अगर कानों में चहचहाती हुई गौरैया की आवाज पड़ती है, पर अब यह मधुर आवाज शहरों में मुश्किल से ही सुनाई देती है। कुछ लोगों को यह बात बेहद खटकती है और उनमें से एक है वाराणसी के श्रीनगर कॉलोनी निवासी इंद्रपाल सिंह बत्रा, जिनकी नींद किसी अलार्म से नहीं बल्कि गौरैयों की मधुर आवाज से खुलती है। इन्होंने अपना जीवन गौरैया के संरक्षण और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए समर्पित कर दिया है। इनके घर में 150 से अधिक गौरैया फुदकती हुई मिलेंगी, जो उनके आशियाने में परिवार का हिस्सा बनकर रहती हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे काफ़ी चिड़िया दिखाई देती थी, गौरैया, बहुत ज़्यादा गौरैया। लेकिन एक समय के बाद जब पूरा बनारस कंक्रीट का जंगल हो गया तो चिड़िया विलुप्त होने लगी, जो कि मैं महसूस करने लगा। तो 1 सवा इंची का घोंसले में छेदा करके और सीमेंट के संग जाम करा दिया और चिड़िया बड़े आराम से उसमें आती जाती है। सिर्फ बत्रा जी ही नहीं बल्कि उनका संपूर्ण परिवार पक्षियों के साथ समय बिताता है और उनके संग खूब खेलता है। इस घरौंदे में पक्षियों के लिए संपूर्ण व्यवस्था है। चाहे कितने भी जोड़े आ जाएं, सभी के रहने से लेकर दाना पानी तक की पूरी सुविधा उपलब्ध है। अब तो इनके देखा देखी आसपास के लोग भी इस संरक्षण अभियान से जुड़ गए हैं। इस गौरैया के घरौंदे को देखने के लिए लोग दूर दराज से आने लगे हैं। अपने बसेरे में इन पक्षियों को आसरा देकर इन्होंने समाज में एक मिसाल रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में इनकी काबिलियत का जिक्र कर इनका मनोबल बढ़ाया है। और देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे ही असली हीरोज की कहानियां लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।